नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 24। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पीएसएससी सेट में पूछे प्रीवियस ईयर्स में पूछे क्वेश्चनों का एक श्रृंखला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीएसएससी स्नातक स्तरीय एवं इंटर स्तरीय आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर का संकलन। तो एक पेज और पेन लेके हो जाए स्टार्ट। आप खुद भी सेट लगाएं और नई जानकारियों को भी इकट्ठा करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? इसका सही आंसर आप पहले चुने, मादा लिंग हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन। देखिए मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है और अंडाशय से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन भी होते हैं और एस्ट्रोजन भी होते हैं। साथ में ग्रीवा के आसपास से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है रिलैक्सिन। तो 3 क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, अंडाशय से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। उसी तरह इसमें देखेंगे ऑप्शन एक इंसुलिन भी है, बी नंबर ऑप्शन में देखिए इंसुलिन है। तो इंसुलिन को याद ही होगा कि अग्नाशय के बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन, और ये क्या करता है? मधुमेह बीमारी जो होती है, चीनी की बीमारी यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, इंसुलिन उसे नियंत्रित रखता है। उसके आगे हम देखते हैं एक ऑप्शन और भी है, एड्रीनल, लड़ो और उरो ग्रंथि कहते हैं एड्रीनल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है थायराइड दूसरा नंबर क्वेश्चन है, थायराइड निम्न अंग का भाग है। थायराइड किसका भाग है? थायराइड इनमें से किसका भाग है? तो ऑप्शन ए है पाचक, ऑप्शन बी है प्रतिरक्षित, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी और ऑप्शन डी है तंत्रिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन सी हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी कौन सा है? वो थायराइड ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि में बड़ा ग्रंथि कौन सा है? थायराइड है। और थायराइड से क्या निकलता है? थायराइड से आयोडीन स्रावित होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से आप ध्यान में रखेंगे कि एक घेघा रोग होता है। इसकी कमी से एक घेघा रोग हो सकता है और घेघा के साथ और क्या बोला जाता है? ग्वाइटर। क्या बोला जाता है? ग्वाइटर। ध्यान में रखेंगे, एक और नाम इसका क्या है? ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर। 2 नाम इसके हैं और दोनों नाम ध्यान में रखने वाली बात है। घेघा रोग भी होता है और ग्वाइटर रोग भी होता है। बात करें अंडाशय महिलाओं का जनन अंग है जहां अंडाणु का निर्माण होता है। मुख में हम लोग या ध्यान में रखेंगे कि मुख में निकलने वाला एक एंजाइम होता है टाइलिन। वृक्क उत्सर्जन अंग है हम लोगों का, वृक्क उत्सर्जन अंग है। और वृक्क कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह रोग अभी हम लोग ऊपर में ही डिस्कस किए हैं कि मधुमेह रोग ये किससे होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन इंसुलिन, उसके कमी के कारण क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। तो पैंक्रियाज अगर खराब होगा तो मधुमेह होगा ही। लीवर क्या है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। किडनी जिसे हिंदी में विक्र कहते हैं और ये उत्सर्जी अंग है। जितने भी केसुरकी होते हैं, केसुरकी का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? विक्र ही होता है। हृदय से संबंधित एक बात याद होगा, कृत्रिम हृदय किसे कहा जाता है? तो पेस मेकर को कृत्रिम हृदय कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इट मीन्स ये पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि होते कहाँ हैं? थायराइड ग्रंथि कहाँ होते हैं? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गला में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गला में। ठीक है, बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी। याद ही होगा, जल में घुलन विटामिन सी। अगर पूछा जाए कि वसा में कौन कौन घुलता है विटामिन, तो ध्यान में ही होगा कि वसा में विटामिन घुलता है एडेक, ए, इसमें क्या होगा? ए डी ई के, एडेक। ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एस्टेरॉइड स्रावित होता है। एक एस्टेरॉइड कहाँ से स्रावित होता है? इसलिए क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये ऑप्शन दिया हुआ है और एस्टेरॉइड स्रावित होता है, तो मतलब कहाँ से? मुख गुहा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहा तो गलत हो जाएगा। मुख गुहा से क्या होता है? मुख गुहा से एंजाइम निकलते हैं, जैसे टाइलिन हो गया, माल्टोस हो गया, सॉरी माल्टोस नहीं, इसको मुख गुहा से पैरोटिड ग्रंथि से क्या निकलता है? जो भोजन को मीठा बना देता है, टाइलिन। चलिए, और उसके बाद क्वेश्चन बी, सॉरी ऑप्शन बी है कि अमाशय। एस्टेरॉइड अमाशय से निकलता है? तो नहीं, अमाशय से नहीं निकलता है। अमाशय में तो एक HCl अम्ल निकलता है, लेकिन अमाशय से एस्टेरॉइड नहीं निकलता है। अग्नाशय, ये सही आंसर है। अग्नाशय क्या है? सही आंसर है, अग्नाशय से ही निकलता है। कौन सा? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड अग्नाशय से निकलता है। और अग्नाशय में एक बात और जानकारी के लिए याद रखेंगे कि अग्नाशय में ही सेल भी होता है। कौन सा सेल होता है? बीटा सेल। कौन सा सेल होता है? एक और अल्फा सेल भी होता है और गामा सेल भी होता है। 3 सेल होते हैं। तो अल्फा सेल से क्या निकलता है? अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोन। अल्फा सेल से ग्लूकोन, अल्फा सेल से ग्लूकोन। और बीटा सेल से इंसुलिन, अभी ऊपर डिस्कस किए थे, बीटा सेल से इंसुलिन। और गामा सेल से निकलता है सोमेटोएस्टोटिन। गामा सेल से क्या निकलता है? सोमेटोएस्टोटिन, सोमेटोएस्टोटिन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर लिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोग किसको कहते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। इसी का अन्य नाम पूछा जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि, इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग कहते हैं सबसे छोटी ग्रंथि थायराइड। थायराइड कहाँ? थायराइड ग्रंथि होता है गला में। कहाँ होता है? गला में। थायराइड ग्रंथि गला में। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाए एड्रिनल, तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एड्रिनल से लरो और उरो हार्मोन निकलता है। ठीक है, मतलब क्रोध के समय निकलता है और शांत होते ही समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी है अग्नाशय। अभी तुरंत डिस्कस किए, ग्लूकोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है और सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, EEG। EEG का ही पूरा नाम है, EEG का ही पूरा नाम है। कौन सा? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये EEG का पूरा नाम है। इसकी निगरानी, किसकी निगरानी के लिए इसका उपयोग करते हैं? तो EEG जब रहे तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये मस्तिष्क के लिए होता है। ठीक है, अगर हृदय के लिए पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे ECG। क्या कहेंगे? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो जहाँ लग जाएगा वो समझ लेना है कि हृदय से संबंधित ही बातें होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन में शरीर का ताप नियंत्रित करता है कौन? शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का ताप हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रित कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। जैसे थैलेमस में ध्यान रखेंगे, थैलेमस में कई बार बताया भी गया होगा कि थैलेमस जो होता है ठंडा और गर्म की पहचान करता है। ठंडा और गर्म की सिर्फ पहचान करता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो है उसके प्रति अनुक्रिया भी कर लेता है। सेरेबलम, याद होगा क्वेश्चन, सेरेबलम ये पश्च मस्तिष्क होता है जिससे किसी भी मनुष्य का शरीर संतुलित रहता है, उसको कहते हैं सेरेबलम। ठीक है,
और इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी भी है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जिससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है, जैसे एसटीएच हो गया, एलटीएच हो गया, जीटीएच हो गया। तो ये सब किससे निकलने वाला होता है? ये पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम, सबसे छोटी ग्रंथि भी है। मस्तिष्क के स्फोनाइड गड्ढे में रहती है। ध्यान में रखेंगे कि मस्तिष्क के स्फोनाइड गड्ढे में कौन सी ग्रंथि होती है? तो होता है पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ही मेढक में कहाँ पाई जाती है? मेढक में कहाँ पाई जाती है? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए कहता है कि पिलिया में पाई जाती है। ऑप्शन बी कहता है कि गुर्दे में पाई जाती है। ऑप्शन सी अमाशय और डियोडेनम के बीच पाई जाती है। और ऑप्शन डी छोटी तथा बृहत आंत के बीच पाई जाती है। तो जब पैंक्रियाज मेढक में पूछा जाएगा तो मेढक में यह अमाशय और डियोडेनम के बीच होता है। अमाशय और डियोडेनम के बीच होता है। किसमें? मेढक में। ठीक है, पैंक्रियाज। तो ऑप्शन पिलिया, इसे क्या कहते हैं? पिलिया को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र। गुर्दा किसे कहते हैं? किडनी का ही शुद्ध हिंदी क्या है? गुर्दा। छोटा तथा बृहत आंत, छोटे और बृहत आंत के बीच में एक सी आकार की रचना मिलती है। सी आकार की रचना को क्या कहते हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख के कि छोटी आंत और बड़ी आंत के समय एक आकृति मिलती है सी आकार की, उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में एंडोस्टियम कहाँ पाया जाता है? ये संबंधित हड्डी से होता है। एंडोस्टियम हड्डी से संबंधित प्रश्न है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में भी आपके सारे के सारे हड्डी ही लिखे हुए हैं, तो आप इसका ऑप्शन पहले बनाएं। ऑप्शन ए है हड्डियों के ऊपरी भाग में। ऑप्शन बी है हड्डियों के आंतरिक भाग में। ऑप्शन सी हड्डियों के ऊपरी तथा आंतरिक भाग में। और ऑप्शन डी हड्डी के मध्य भाग में। इसका सही आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ये हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के आंतरिक भाग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशी ऊतक की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पेशीय ऊतक जो भी होता है, हम लोगों को याद होगा कि हम लोगों का एक ऐसा रचना बनता है। इस रचना में 3 परत होते हैं, जिस 3 परत का अलग अलग नाम होता है। इस परत का नाम एक्टोडर्म, इस परत का नाम एक्टोडर्म। उसके बाद मध्य परत के बीच वाली भाग का नाम होता है मेजोडर्म और आंतरिक परत का नाम होता है एंडोडर्म। ठीक है, तो इसमें पूछा गया हम लोगों का क्वेश्चन है कि पेशी ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो हम लोगों का जो ये मध्य परत है, ये मध्य परत में पेशी ऊतक बनता है। इस मध्य परत से क्या बनता है? पेशी ऊतक बनता है। ठीक है, मध्य परत से पेशी ऊतक बनता है। बाहरी परत से त्वचा बनता है। आंतरिक परत से ये जो हम लोग का आंतरिक परत है, इस आंतरिक परत से हम लोगों के तंत्रिका तंत्र और हड्डी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पेशी ऊतक कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेशी ऊतक मीजोडर्म से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में है मीजोडर्म, ऑप्शन सी में है मीजोडर्म। तो ऑप्शन सी हम लोग मारेंगे। इसका सही आंसर कौन सा? मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कैलिसभूत उपास्थि कहाँ पाई जाती है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि कैलिसभूत उपास्थि कहाँ पाई जाती है। सोचने वाली बात है कि ये ऐसा उपास्थि है, उपास्थिति जो भी होते हैं वो कठोर अस्थि नहीं होते हैं।
उपास्थि हमेशा संयोजी ऊतक का बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। और उपास्थि का निर्माण जो होता है वो कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। और इसमें पूछा गया है कि कैलिस भूत उपास्थि कहाँ होता है, तो हम लोगों का जो एस्पिकुला होता है, एस्पिकुला में यही कैलिस भूत होता है। तो एस्पिकुला का कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसमें सही मार लेंगे, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एस्पिकुला। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य क्या है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं ये मॉडरेट है, कुछ लोग बना पाएंगे, कुछ लोग से छूट भी जाएगा, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर्स को कर रहे हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य कौन है, कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य कौन है। वैसे हम आपको बता दें कि कैरोटिड लेबिरिंथ जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों धमनियों के आसपास होता है, और दोनों धमनियों को ऐसे मिला देता है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सी धमनी किस धमनी में, आंतरिक वाला बाहर और बाहर वाला आंतरिक दोनों एक साथ मिल जाता है। तो ये इसको कहा जाता है जैसे कि ये भूल भुलैया हो, तो इसको कहा जाता है भूल भुलैया जैसा संवहनी। ऑप्शन में कहीं ऐसा दिखाई देता है, मस्तिष्क के अधिक रुधिर को भेजना नहीं, मस्तिष्क में कम रुधिर को भेजना ये भी नहीं, रुधिर को हृदय में भेजना ये भी नहीं। कैरोटिड तो भूल भुलैया है, ये तो बाह्य और आंतरिक त्वचा के बीच में है। और ऑप्शन तो बड़ा अच्छा है, ऑप्शन यहाँ डी दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, लेकिन 18 नंबर में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये आंतरिक और बाह्य दोनों धमनियों के बीच में होता है, तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसको मिस नहीं करेंगे, और चूंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आसान क्वेश्चन होगा, ऑप्शन है बनाइए तो ज़रा, नाखून, जबड़े की हड्डी, एस्टिपस, नाक की हड्डी। तो क्या आंसर सही होगा इसका, एस्टिपस, ऑप्शन सी। तो आप ऑप्शन सी को टिक आउट करेंगे। एसटीपी मानव शरीर के कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये कान की हड्डी कितनी मात्रा में होती है, तो कान की हड्डी 6 होती है। ठीक है, जबड़े की हड्डी मजबूत हड्डी होती है, नाक की हड्डी का कोई, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, नाखून कैरोटीन इसमें पाया जाता है नाखून में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है। इट मीन्स ग्रंथि जो हार्मोन बनाती हो उसके बारे में पूछा गया है, हार्मोन बनाने वाला। तो चलिए देखते हैं, पाचक ग्रंथि नहीं, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि भी सही आंसर नहीं है, अश्रु ग्रंथि भी सही आंसर नहीं है। संवेद ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि ये तो नाक पे पाया जाता है, और ये ग्रंथि से टॉक्सिन निकलता है, ये भी नहीं होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि हो सकता है, एक हो सकता नहीं, होगा ही, क्योंकि हार्मोन उससे निकलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट में पाए जाते हैं। अच्छा, ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं, जितने भी हड्डी होते हैं उसके हड्डी में ऑस्टियोसाइट ही पाया जाता है, इसलिए तो इसका नाम होता है अंग्रेजी में बोन, क्योंकि बोन के अंदर ही ऑस्टियोसाइट सेल पाए जाते हैं। तो अस्थि में क्या पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट सेल। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कहा गया है, मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है। मेलकस, इनकस और स्टेपस, ये 3 हड्डी तो होती ही है, तो ये चौथा हेमेट, ये गलत आंसर होगा। मतलब ये ही नहीं पाई जाती है, यहाँ कहा गया है नहीं पाई जाती है, इट मीन्स क्या होगा कि इसमें नहीं वाला को ही खोजना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से, तो इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि से। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए,
पैंक्रियाज ग्रंथि। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? वैसे तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में 208 हड्डी होता है, लेकिन 2 हड्डी छिप जाती है तो बचता क्या है? 206। एनसीईआरटी के पुस्तक में 308 के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर यहाँ लिया जाएगा तो 300 से ऊपर होता है तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। अगर वैसे सिंपल लिया जाएगा तो इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंधन से जुड़े रहते हैं? तो इसका जितना भी बंधन होता है, इंसुलिन में जो भी बंधन मिलेंगे वो इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड के ही श्रृंखला होते हैं और डाइसल्फाइड बंधन में जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड, डी ऑप्शन में डाइसल्फाइड दिख भी रहा है, डी ऑप्शन में डाइसल्फाइड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाइसल्फाइड बंधन में बंधे रहते हैं। मानव में ध्वनि उत्पन्न होता है, तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होता है कहाँ से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कंठ से। तो कौन सा इसका आंसर हो गया? कंठ से। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के साथ कुछ क्वेश्चन मॉडल सेट के भी यहाँ दिए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द अन्य शब्द से संबंधित नहीं रखता है? महाधमनी, हृदय, यकृत और अमाशय। देखिए इसमें डिफरेंट, ये एक टाइप से रीजनिंग टाइप से हो गया, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे वही बना सकते हैं। महाधमनी, हृदय और यकृत ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अमाशय अलग है। ठीक है, ये पाचन अंग नहीं है, ये पाचन अंग है, ये पाचन अंग है, और ये सभी के सभी पाचन अंग नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। मॉडल सेट यहाँ से शुरू होता है। इट मीन्स क्या है कि आगामी एग्जाम में हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन बने, इसलिए हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस अंग की व्याधि के निदान के लिए ईईजी, अरे वाह, पहले बार भी हम लोग बनाए थे अभी तुरंत, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ईईजी, इसका सही आंसर मस्तिष्क। पीछे भी करके आए हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकल्पों में कौन सी ग्रंथि मानव की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इस विकल्प में हम लोग को छांटना है कि मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि आंतरिक ग्रंथि से तो निकलता है कौन? फ्यूस। ठीक है, क्योंकि लार बाहर की ओर स्रावित होता है। उसके बाद श्वेत ग्रंथि, ये भी बाहर की ओर, और पूरा स्तरीय ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी बाहर की ओर। तो सब बाहर की ओर है, और इसमें पूछा है कि मानव शरीर में अंतःस्रावी, इट मीन्स हम लोग को अंदर वाला खोजना है। तो अंदर वाला के लिए सही आंसर ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दिए गए विकल्पों में अस्थि और मानव शरीर से संबंधित भाग का गलत युग्म चयन करें। सोचना यहाँ क्या है कि इसमें कहा है गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है ऊर्ध्वनिस्थित जबड़ा, जानुकास्थि पैर, मणिबंध गर्दन, अंतःप्रकोष्ठ अस्थि हाथ। इसमें सब के सब सही है, लेकिन सिवाय एक के वो गलत है। मणिबंध गर्दन विकल्प जो है वो गलत है, वो मानव शरीर से संबंधित भाग नहीं है। गर्दन में सर्वाइकल केशुरक अस्थि पाई जाती है। कौन सी? सर्वाइकल केशुरक। तो ऑप्शन सी से ये क्वेश्चन पता चलता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो सी सही होगा ही, और इससे ये पता चलता है कि यहाँ हमको ध्यान भी रखना है कि इसमें कौन होता है। तो इसमें होता है उस हड्डी का नाम सर्वाइकल केशुरक। लिख भी देते हैं सर्वाइकल। मिस्टेक लिखने में ठीक से हो नहीं रहा है, आप इसको खुद से पेन से लिख लेंगे, सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी रचना को क्या कहा जाता है?
कितनी अच्छी बात है कि कल हम लोग जब न्यूरॉन्स का पढ़ रहे थे सेट नंबर 2 में, तो सेट नंबर 2 में बताया गया था, तो मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स की इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है, और उसमें इस प्रकार का एक्सॉन होता है, उसमें सूत्रयुग्म की गांठें बनती है और सूत्रयुग्म की गांठें दूसरे से जुड़ती है। यहाँ डेंड्राइट होता है और डेंड्राइट और केंद्रक वाले भाग जब जुड़ते हैं तो इस दोनों स्थान को सिनेप्स कहते हैं। बीच में केंद्रक होता है, यहाँ हेक्सॉन माइलिन शीथ होता है और इस माइलिन शीथ में अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है श्वान कोशिका। तो सब क्लियर था। आज आप लोगों को खोजना है कि न्यूरॉन की शाखा जैसी रचना जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो न्यूरॉन की शाखा जो रचना होती है उसको कहा जाता है शाखा, यानी शाखित। ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है? मानव ग्रंथि बताना है, मानव शरीर का वह कौन सा ग्रंथि है जो रक्तचाप को ही नियंत्रित करता है। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने के कारण ही इसका वैल्यू जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी, अधिविक्र ग्रंथियाँ। बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी समझ में आ जाना चाहिए कि मानव के सिर में कितनी हड्डियाँ होती है? 29। इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है? ठीक है, चेहरे में 14 होता है। चलिए, कम से कम ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि पकड़ने में आसान रहेगा। चेहरे में 14 दोनों में है और कान में 6 हड्डी होती है, 4 6। चलिए, यहाँ से ऑप्शन आप ऑप्शन से भी इसे बना सकते हैं कि कुछ अगर याद हो तो ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे चेहरे में 14 हड्डी होती है, फेशियल में 14 और कान में 6। ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं मिल रहा है। कंठ अस्थि में 1 होती है। अभी मैंने बताया था कि कंठ अस्थि में सर्वाइकल होता है अस्थि और माथा में यानी सिर में 8 हड्डी होती है। ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स वेरुआई, इसका पूरा नाम है पोन्स वेरुआई, और पोन्स वेरुआई किसका भाग है? तो वो है मस्तिष्क का भाग। वो किसका भाग है? मस्तिष्क का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मस्तिष्क। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? मतलब वह जोड़ा के रूप में नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में पीयूष ग्रंथि जो होती है वो युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अधिविक्र की बात करेंगे तो अधिविक्र जोड़े के रूप में पाई जाती है। 4 से 6 ग्राम की टोपी के समान ये रचना होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका पीयूष ग्रंथि। इसका ऑप्शन पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन लिंगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। वैसे इसको देखते हैं। मांसपेशी से हड्डी जुड़ेगा, मांसपेशी से हड्डी जुड़ेगा। बी ऑप्शन कहता है, बी ऑप्शन कहता है त्वचा से पेशी। गलत होगा। हड्डी से हड्डी, हड्डी से हड्डी लिंगामेंट जुड़ता है। तो सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चन मॉडल से लेके हम लोगों ने किया था, कर लिया है, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाता रहूँगा। अगर आपको किसी विषय पर वीडियो की ज़रूरत बनती है तो आप मुझे निश्चित तौर पर कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। आज के लिए धन्यवाद।